पृष्ठ रसायन का ये तीसरा लेक्चर है। और इससे पहले जो हम लोग जो पिछला वीडियो किए थे उसमें हम लोग जाने थे कि शोषण क्या होता है, विशोषण क्या होता है और अवशोषण क्या है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस टॉपिक को चेक कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो रहेगा धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण और अधिशोषण जो सॉरी यहाँ पे अधिशोषण लिखा गया, अधिशोषण होना चाहिए। अधिशोषण का जो कारण है, अधिशोषण का कारण क्या है, अधिशोषण होता क्यों है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये दो टॉपिक को हम लोग बढ़िया समझेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण क्या है, ये कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होते हैं। और दूसरा टॉपिक रहेगा कि अधिशोषण का कारण क्या है, अधिशोषण होता क्यों है आखिर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि जो धनात्मक अधिशोषण, ये धनात्मक अधिशोषण क्या है, पॉजिटिव एडसोर्प्शन। हम लोग ये एडसोर्प्शन क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है, इसको हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही किए थे कि अधिशोषण क्या होता है। तो हम लोग अधिशोषण के बारे में जान लिए हैं, लेकिन यहाँ पे टॉपिक है हमारा धनात्मक अधिशोषण की धनात्मक अधिशोषण होता क्या है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं, धनात्मक अधिशोषण। तो यहाँ पर देखिए, जब अधिशोष्य एडजोर्बेट, अधिशोष्य को हम लोग एडजोर्बेट कहते हैं कि क्रिया सांद्रता अधिशोषण की सतह पर अंदर की तुलना में अधिक होता है तो इसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ को आप लोग को ध्यान से देखना है। अधिशोष्य का तुलना हम लोग विलेय से करते हैं, विलेय सॉल्यूट अर्थात जिसकी मात्रा कम होती है, अर्थात जो दूसरे में जाकर के घुलता है, की सांद्रता अधिशोषण की सतह पर, अधिशोषक एज लाइक सोलवेंट होता है जो अपने अंदर किसी चीज को घुलाता है, उसको हम लोग अधिशोषक एडजोर्बेंट कहते हैं, की सतह पर अंदर की तुलना में अधिक होता है तो इसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। अर्थात यहाँ पे धनात्मक अधिशोषण हम लोग तब कहेंगे, धनात्मक अधिशोषण के लिए यहाँ पे जो अधिशोषक होगा, जो एडजोर्बेंट अर्थात जिसके सतह पर कोई अन्य पदार्थ जाकर के बैठ रहा है तो उसकी जो सांद्रता अंदर की अपेक्षा उसके सतह पर ऊपर की ओर ज़्यादा होगा तो उसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो पीला पीला कलर के आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा अधिशोष्य एडजोर्बेट है। और यहाँ पर जो ये सैंपल जो सरफेस का दिखाया गया ये अधिशोषक का सरफेस है, एडजोर्बेंट है। तो यहाँ पर जो अधिशोष्य है सरफेस में अधिक नहीं है, ये कहाँ है ज़्यादा ये हमारा है उसके सरफेस के ऊपर, अर्थात जो अंदर की तुलना में यह सरफेस पर ज़्यादा है तो इस क्रिया को हम लोग धनात्मक अधिशोषण कहेंगे। अर्थात सिंपल सी भाषा में कहे तो जो अधिशोष्य होगा उसकी मात्रा अधिक होगी, किस पे, उसके सरफेस पे, जो अधिशोषक का जो सरफेस होगा उस पे अधिशोष्य की मात्रा अधिक होगी तो उसे हम लोग धनात्मक अधिशोषण कहेंगे। ये सिंपल सा लैंग्वेज है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप लोग को तीन चीज के ऊपर अधिक ध्यान देना है। अधिशोष्य की सांद्रता अधिशोषक की सतह की तुलना में क्या होनी चाहिए, अंदर के अधिशोषक की सतह पर अंदर की तुलना में अधिक होना चाहिए, अर्थात अंदर इसके जो अधिशोषक के अंदर कम होगा अधिशोष्य और सतह पे ज़्यादा होगा तब इसे हम लोग धनात्मक अधिशोषण कहेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा धनात्मक अधिशोषण। अब ऋणात्मक अधिशोषण क्या है, तो यहाँ पर देखिए ऋणात्मक अधिशोषण के लिए सेम वही प्रोसेस जो धनात्मक अधिशोषण में था सेम वही ऋणात्मक अधिशोषण में। फर्क इतना है कि यहाँ पर ये अंदर की तुलना में अधिक होती है तो यहाँ पे ये अंदर की तुलना में जो है यहाँ पे कम होती है। ये क्या है, अधिशोष्य की सांद्रता अधिशोषक की सतह पर अंदर की तुलना में क्या होती है, कम होती है, उसे हम लोग धनात्मक अधिशोषण कहेंगे। सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ पे आप लोग को क्या है कि यहाँ पे इसमें जो है अधिक होती है और यहाँ पे ये सरफेस पे जो है अंदर की तुलना में सरफेस पे इसमें कम होती है और इसमें सरफेस पे अधिक, अर्थात सतह पे अधिक होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग इसको देखें आगे, जैसे यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर जो सरफेस है, जो सतह है, इस पे अधिशोष्य की मात्रा अधिक है और यहाँ पर जो सतह है यहाँ पर अधिशोष्य की मात्रा कम है।
तो अगर अधिशोषक के सतह पर अधिशोष्य की मात्रा यदि कम है तो उसे हम लोग ऋणात्मक अधिशोषण कहेंगे। अगर अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की मात्रा अगर अधिक है, अधिशोष्य की मात्रा अगर अधिक है तो उसे हम लोग धनात्मक अधिशोषण कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर रूप में समझ में आ गया होगा कि धनात्मक अधिशोषण क्या है और ऋणात्मक अधिशोषण क्या है। तो धनात्मक अधिशोषण में आप लोग को ध्यान में रखना है कि अधिशोषक के सतह पर अधिशोष्य की मात्रा अधिक होनी चाहिए उसके अंदर वाली सतह के तुलना में। और ऋणात्मक अधिशोषण में जो है अधिशोषक के सतह पर अधिशोषक की सतह पर अंदर की तुलना में कम होनी चाहिए अधिशोष्य, तब उसे हम लोग ऋणात्मक अधिशोषण कहेंगे। बस ये सिंपल सा चीज़ है, आप लोग को ध्यान में रखना है कि धनात्मक अधिशोषण के लिए अधिशोष्य की मात्रा जो है अधिशोषक की सतह पर ज़्यादा होगा और ऋणात्मक अधिशोषण में अधिशोषक के सतह पर अधिशोष्य की मात्रा कम होगा उसके अंदर वाली सतह के तुलना में। तो अब यहाँ पे हम लोग समझ गए कि धनात्मक अधिशोषण क्या होता है और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हमारा क्या टॉपिक है उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे हमारा टॉपिक है कि अधिशोषण एडसोर्प्शन का कारण क्या है, आखिर एडसोर्प्शन होता क्या है, इसका रीजन क्या है। जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे हम लोग चौक से लिखते हैं तो यह एक प्रकार का अधिशोषण का क्रिया है क्योंकि यह सतह पर क्रिया होती है। ये क्या है हमारा अधिशोषण का क्रिया है, एडसोर्प्शन है। तो आखिर ये एडसोर्प्शन का क्रिया होता क्यों है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको हम लोग देखते हैं कि इसका अधिशोषण का कारण आखिर है क्या। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग एकदम सिंपल वे में आसान तरीके से इसको हम लोग समझते हैं कि अधिशोषण आखिर होता क्यों है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए एक गिलास लेंगे और गिलास में एक पानी लेंगे, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक गिलास है और इसमें पानी है। और ये जो पानी है ये पूरे पानी का जो अणु होगा चारों तरफ फैला हुआ होगा। इसमें पानी का अणु क्या होंगे, चारों तरफ फैले होंगे। अगर यहाँ पे मान लेते अगर ये जो मोलिक्यूल है ये पानी का एक मोलिक्यूल है जो बीच में है, ये पानी का मोलिक्यूल है जो कहाँ है, बीच में है। तो ये चारों तरफ से अपने साथ बॉन्ड बनाए होंगे, ये चारों तरफ से क्या होंगे, अपने साथ बॉन्ड बनाए होंगे, अर्थात ये स्टेबल में होंगे। यहाँ पर ये पानी का एक मोलिक्यूल ले लेते हैं जो इसके बीच में है। तो ये क्या किए होंगे, चारों तरफ से ये अपने से मोलिक्यूल को क्या किए होंगे, जोड़े हुए होंगे। अर्थात ये जो मोलिक्यूल होंगे ये संतुलित होंगे, अर्थात बैलेंस्ड होंगे, ये स्थिर होंगे, स्टेबल होंगे और इसकी ऊर्जा जो होगी कम होगी। इसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये चारों तरफ से बॉन्डेड है। ये चारों तरफ से क्या है, बॉन्डेड है, चारों तरफ से बंधित है, इसमें चारों तरफ से बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये जो मोलिक्यूल होंगे, ये जो अणु होंगे, पानी के जो ये अणु होंगे वाटर के, ये संतुलित होंगे, स्थिर होंगे और इसकी ऊर्जा कम होगी। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब एक हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं, पानी का ही मॉलिक्यूल लेते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं जो पानी के एकदम ऊपरी सतह पे है, जो पानी के कहाँ है, ऊपरी सतह पे है। तो यहाँ पे एक तरफ इधर से बॉन्ड बनाएंगे, एक तरफ नीचे से और एक तरफ इस साइड से। और ये ऊपर की ओर बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर की ओर वाटर का मॉलिक्यूल है ही नहीं। ऊपर की ओर जो है यहाँ पे ऊपर की ओर वाटर के मॉलिक्यूल होंगे नहीं जिससे ये क्या बना सके, बॉन्ड बना सके, जिससे ये अपना बॉन्ड का निर्माण कर सके। ऊपर की ओर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, अर्थात ये इसके सापेक्ष में ये जो मॉलिक्यूल है क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्योंकि इसको बैलेंस्ड करने के लिए चारों तरफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन ये तीन ही तरफ से जुड़े हैं, एक तरफ से नहीं जुड़ा है। तो अगर ये बीच वाले मॉलिक्यूल के अपेक्षा अगर ऊपर वाले मॉलिक्यूल की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल होंगे इस मॉलिक्यूल के सापेक्ष में ये असंतुलित होंगे, अनबैलेंस्ड होंगे, ये अस्थिर होंगे, अनस्टेबल होंगे और इसकी जो ऊर्जा होगी वो अधिक होगी। अर्थात जब ऊर्जा अधिक होगी तो वह किसी न किसी रूप में वह किसी से अभिक्रिया करना चाहेगा, वह किसी न किसी रूप में किसी से क्या करना चाहेगा, अभिक्रिया करना चाहेगा, क्योंकि ये असंतुलित है, ये संतुलित होना चाहेगा।
और जो भी असंतुलित होते हैं, अनबैलेंस्ड होते हैं, वह अनस्टेबल होते हैं, अर्थात वह स्थिर नहीं रहते और उसकी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा अधिक हो जाती है। वह किसी से अभिक्रिया करना चाहता है और अभिक्रिया करके अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड बनना चाहता है, अस्थिर से स्थिर बनना चाहेगा और अधिक ऊर्जा से अपने ऊर्जा को कम करना चाहेगा। जैसे यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को आप देख रहे हैं, इसका ऊर्जा कम है क्योंकि ये चारों तरफ से बॉन्डेड है, जबकि इसका जो है क्या है, इसका ये चारों तरफ से बॉन्डेड नहीं है, एक वैलेंसी इसका खाली है, अर्थात इसको क्या चाहिए, एक वैलेंसी इसका कम है, अर्थात एक के साथ यह बॉन्ड बना लेगा तो ये ऊपर वाले भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो अब ये क्या करेगा, अगर कोई ऊपर से कोई अगर पदार्थ आता है, कोई सब्सटेंस आता है, तो ये ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल होंगे उस मॉलिक्यूल को अपने सतह पर क्या कर लेंगे, उस मॉलिक्यूल को अपने सतह पर बैठा लेंगे, अर्थात उस सतह को उस मॉलिक्यूल जो दूसरा पदार्थ होगा उस पदार्थ को अपने सतह पर बैठा लेंगे और बैठा लेने से क्या हो जाएंगे, ये असंतुलित हो जाएंगे। तो रीज़न यही है, इसी के वजह से अधिशोषण होता है सतह पर, इसी के वजह से क्या होंगे, अधिशोषण होते हैं सतह पर, क्योंकि बाहर से अगर ऊपर से कोई आएगा, कोई इसके संपर्क में आएगा कोई पदार्थ, तो उस पदार्थ को अपने सतह के ऊपर क्या कर लेगा, बैठा लेगा। जितना इसका ज़्यादा, जितना वैलेंसी ज़्यादा होगा, इसका संयोजकता जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इसके सतह पर अधिशोषण की क्रिया होती है। यहाँ पे अगर एक खाली था इसका, तो एक ही यानी कि उसी के लायक एक ही मॉलिक्यूल वाले को अपने सतह पर वह क्या करेगा, बैठाएगा। अगर किसी का 2 खाली है तो 2 वाले को बैठाएगा, अगर 3 खाली है तो 3 वाले को बैठाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अधिशोषक होता है, यानी यहाँ पे जो अधिशोषण में जो अधिशोषक होता है, अधिशोषक उसको कहते हैं जो अपने सतह पर किसी अन्य को बैठाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण कहा जाता है। उसको हम लोग एडजोर्बेंट कहते हैं। तो एडजोर्बेंट की जितना ज़्यादा वैलेंसी होगा, जितना ज़्यादा संयोजकता होगा, उसके सतह पर उतना ही ज़्यादा अधिक अधिशोषण की क्रिया होगी। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, हमारा जो इसके संपर्क में पदार्थ आएगा उस पदार्थ को अपने सतह पर बैठा लेगा और बैठा करके ये अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल वे में बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि अधिशोषण की क्रिया आखिर होती क्यों है, अधिशोषण होने का कारण क्या है। तो किसी भी चीज़ का जो ऊपर वाला जो सतह होता है उसका जो मॉलिक्यूल होता है, उस वह मॉलिक्यूल जो होता है वह बैलेंस्ड नहीं होता है। जो बैलेंस्ड करने के लिए उसके सतह पर कोई भी चीज़ आता है या उसके संपर्क में कोई भी चीज़ आता है, उसको अपने सतह पर क्या कर लेता है, बैठा लेता है, उसको अपने सतह पर बैठा लेता है और उस चीज़ को हम लोग आसानी से वहाँ से हटा भी सकते हैं। अधिशोषण की क्रिया को हम लोग आसानी से हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब ये मॉलिक्यूल अगर एडजोर्प्शन कर लेगा, जब यहाँ पे अधिशोषण की क्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए जब अधिशोषण की क्रिया हो जाएगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब यहाँ पे ये असंतुलित होगा तो असंतुलित से संतुलित में चेंज हो जाएगा, यानी अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड में चेंज हो जाएगा और अस्थिर से स्थिर में चेंज हो जाएगा और अधिक ऊर्जा से इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, अर्थात मोर एनर्जी से लेस एनर्जी हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि अधिशोषण की क्रिया में जो है, अधिशोषण की क्रिया में जो है ऊर्जा रिलीज होता है। ऊर्जा क्या होता है, रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिशोषण के पहले और ये अधिशोषण के बाद वाली बात है। तो अधिशोषण के पहले ये असंतुलित था, इस अस्थिर था, इसकी ऊर्जा अधिक थी, लेकिन जब यहाँ पे अधिशोषण हो गया तो अधिशोषण होने के बाद ये संतुलित हो गया, ये स्थिर हो गया और इसकी ऊर्जा जो है कम हो गया। तो ऊर्जा अधिक से कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि इसमें ऊर्जा रिलीज हुआ है। इसका ये मतलब है कि इसमें ऊर्जा क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, अर्थात इससे ऊर्जा क्या होती है, हमारी बाहर निकलते थे। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिशोषण की जो क्रिया होती है, अधिशोषण की क्रिया जो होती है उसमें क्षेपी होती है, अर्थात इसमें से ऊर्जा को हम लोग बाहर की ओर इसमें से निकलता है, अर्थात इसमें से ऊर्जा रिलीज होती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अधिशोषण की क्रिया क्यों होती है, क्योंकि अधिशोषण की क्रिया में जो अनबैलेंस्ड मॉलिक्यूल होते हैं, जो ऊपर की सतह पर मौजूद होते हैं,
वो अधिशोषण करके असंतुलित से संतुलित में चेंज हो जाएंगे और अस्थिर से स्थिर में चेंज हो जाएंगे और ऊर्जा अधिक से कम ऊर्जा में चेंज हो जाएंगे। और कम ऊर्जा में जिसकी ऊर्जा कम होती है वो स्टेबल होता है, वह किसी से क्रिया नहीं करेगा। तो जब भी वह किसी से अभिक्रिया कर लेगा तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जो अब किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यही कारण है कि अधिशोषण की क्रिया होती है सतह पे। तो आई होप आप लोग को क्लियरली अब समझ में आ गया कि अधिशोषण की क्रिया क्यों होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से अधिशोषण होते हैं और वो क्या होते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।